हेलो नमस्कार जय हिंद सभी साथियों का एग्जाम टॉप के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है यूपीपीएससी के लिए हम घटना चक्र की बुक को सॉल्व कर रहे हैं। आज उसी क्रम में आज हम उत्तर प्रदेश परिदृश्य को सॉल्व करेंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक घटनाओं पर आधारित एक हमारी क्लास होगी, जिसमें हम करंट अफेयर के उन सभी घटनाओं को कवर करेंगे जो उत्तर प्रदेश से बन सकते हैं। तो मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज की इस क्लास से आपके एग्जाम में 10 से 12 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे करंट अफेयर के। तो हो सके तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर देना। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर आपको हम इसका PDF प्रोवाइड करा देंगे। आइए मित्रों बताएं एक एक घटना को लेकर देखिए क्या क्या प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। सबसे पहले देखिए बात करेंगे राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 की। आपसे पूछेगा पहला प्रश्न कि राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो दोस्तों इसका जो आयोजन है वो लखनऊ में किया गया था। डायरेक्ट आपसे ये प्रश्न पूछेगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न है स्कूल चलो अभियान 2023। आपसे प्रश्न बनेगा कि स्कूल चलो अभियान 2023 का जो शुरुआत थी वो किसके द्वारा की गई। तो ये दोस्तों 1 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान 2023 की शुरुआत की, विशेष रोग संचारी नियंत्रण अभियान के तहत, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद आगे आप देखेंगे इसके तहत साथ ही NCERT द्वारा विकसित स्कूल रेडिएशन कैलेंडर तथा शिक्षक मैनुअल का विमोचन भी किया गया। आगे आप देखेंगे इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री जी ने मिशन शक्ति, याद रखेंगे मिशन शक्ति के अंतर्गत बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाने तथा हेतु रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया। दूसरा पॉइंट आप याद रखेंगे आत्मरक्षा प्रशिक्षण मॉड्यूल का भी विमोचन किया गया है, ठीक है। आगे याद रखेंगे प्रदेश में स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ 1 जुलाई 2017 को पहली बार किया गया था। तो यहाँ पर 2023 का भी किया गया है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं जो आपके यहाँ से पूछे जा सकते हैं। आगे आपसे प्रश्न बनेगा कि अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप 2023, ठीक है, इसके बारे में आप देखेंगे। मार्च 2023 में 71वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर का चैंपियन आपसे पूछेगा कहाँ पर इसका आयोजन किया गया। तो इसका आयोजन लखनऊ में किया गया है, ठीक। इसमें कुल 32 टीमों ने भाग लिया, जिसमें लगभग 1300 से अधिक खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था। तो डायरेक्ट आपसे प्रश्न बनेगा कि अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर का जो आयोजन था वो किस शहर में किया गया था। तो ये दोस्त आपके लखनऊ में किया गया था। आगे आपसे प्रश्न बनेगा कि रेशम कृषि मेला 2023 का जो आयोजन है वो किस शहर में किया गया था। तो याद रखेंगे रेशम कृषि मेला 2023 का आयोजन मुख्यमंत्री जी के द्वारा गोरखपुर शहर में किया गया, ठीक है। ये मेला है एक तरीके का जिसका आयोजन गोरखपुर में किया गया था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 11.38 करोड़ रुपए की लागत से 18 चाटी कीट पालन भवनों का और 36 सामुदायिकों और 9 धाराकरण मशीनी रेड का लोकार्पण किया, ठीक है। गोरखपुर मंडल के 60 टन रेशम उत्पादन में जिसे बढ़ाकर 600 टन करने का लक्ष्य रखा गया है। अभी हाल ही में यहाँ पर 60 टन होता है तो उसका लक्ष्य रखा गया 600 टन उत्पादन किया जाए। चलिए मित्र अगली घटना पर बात। अगली घटना है वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023। अब देखिए इससे क्या प्रश्न बनेगा। पहला तो बनेगा कि 24 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का उद्घाटन किया। तो याद रखेंगे आपसे प्रश्न बनेगा कि वन वर्ल्ड टीबी समिट का उद्घाटन किसके द्वारा और कहां पर किया गया। तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वाराणसी में किया गया था। इस आयोजन आप याद रखिए किसकी बात हो रही है, वन वर्ल्ड टीबी समिट की। यह आयोजन विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर किया गया था। आप सभी को पता है टीबी मार्च कितनी तारीख को मनाया जाता है। तो आप याद रखें 24 घंटे चलता है 24 मार्च। विश्व क्षय रोग दिवस 2023 की इस बार जो थीम रही है वो आपको याद रखनी है, हाँ हम क्षय रोग को समाप्त कर सकते हैं। वी कैन एंड टीबी, ये इस बार की थीम रही है, ठीक है। आगे बात करेंगे इस समिट का आयोजन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के माध्यम से किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न आप याद रखेंगे इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ने टीबी मुक्त पंचायत पहल का भी शुभारंभ किया है, ठीक है। तो ये सारी घटना आपको याद रखनी है। आगे देखेंगे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022। अब देखें 10 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन उत्तर प्रदेश में कराए जाने हेतु विभिन्न कमेटियों के गठन से संबंधित प्रस्ताव मंजूरी मांगी है। दूसरा पॉइंट है उत्तर प्रदेश में पहली बार यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया जाएगा, ठीक है, पहली बार किया जाएगा। इसका आयोजन प्रदेश के 4 जिलों में किया जाएगा, जिसमें एक लखनऊ होगा, वाराणसी होगा, गोरखपुर होगा और गौतम बुद्ध नगर होगा। तो इन 4 शहरों में आप याद रखेंगे, पूछ सकता है कि कौन कौन से वो शहर है जिसमें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन किया जाएगा। तो ये आपके शहर है लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और गौतम बुद्ध नगर। आगे बढ़ेंगे, एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट
पेंट फैक्ट्री कहाँ पर खोली जाएगी? तो दोस्तों याद रखेंगे, एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट फैक्ट्री पेंट वाली कहाँ पर खोली जाएगी? तो ये दोस्तों मुख्यमंत्री के द्वारा हरदोई में इसका उद्घाटन किया गया है। हरदोई, ठीक है, हरदोई सांडी में। ये एशिया की सबसे बड़ी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री होगी। यह फैक्ट्री बर्जर, याद रखें किस समूह की होगी? जो आपने सुना होगा एशियन पेंट आती है, उसी प्रकार की एक वर्जर पेंट आती है, उसकी ये फैक्ट्री होगी। आगे बढ़ेंगे कुछ और घटनाओं पर। अगली घटना दोस्तों आपकी कलिंजर महोत्सव 2023। तो आप याद रखें यहाँ से प्रश्न क्या क्या बन सकता है। एक तो प्रश्न आपसे बनेगा कलिंजर महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन दोस्तों मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ के द्वारा बांदा जिले में किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे किस जिले में किया गया है? तो दोस्तों आप याद रखेंगे इसका आयोजन बांदा जिले में किया गया था कलिंजर महोत्सव का। ठीक है, अवसर पर कौन थे? तो मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन भी किया था। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसी क्रम में बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तो ये पॉइंट याद रखेंगे कि कलिंजर महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? बांदा जिले में। इसी प्रकार इमलिया कोडर गांव कहाँ पर है? तो देखिए इमलिया कोडर गांव से क्या क्या प्रश्न बन सकता है इससे। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के थारू आबादी गांव वाले गांव में राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय खोला गया है, जिसमें थारू जनजाति संग्रहालय भी बनाया जाएगा। थारू जनजाति की जीवन और वैदिक संस्कृति और जीवन शैली पर केंद्रित यह संग्रहालय 5.5 करोड़ रुपए में प्रस्तावित होगा, यानी बनकर तैयार होगा। इससे एक ये फायदा होगा कि उन लोगों की संस्कृति जानने का आप लोगों को अवसर मिलेगा, साथ ही साथ वहाँ पर आप घूमने जा सकते हैं, वहाँ पर रह सकते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पर व्यवस्था की जाएगी। तो याद रखेंगे इमलिया कोडर गाँव कहाँ पर है? तो आप याद रखें दोस्तों ये बलरामपुर जिले में है, जहाँ थारू आबादी का ये गाँव होगा। इसी बीच आपके सामने एक और नई घटना है कि VFS ग्लोबल वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर। याद रखेंगे दोस्तों ये प्रश्न कह रहा है कि 4 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ ने लखनऊ में VSF ग्लोबल वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। इस सेंटर से 10 देशों के लिए आपको वीज़ा करने के लिए आवेदन करना होगा, यानी अब आपको इधर उधर वीज़े के लिए नहीं भटकना पड़ेगा। आपके लखनऊ से ही 10 देशों के लिए वीज़ा मिल जाएगा। उन देशों में आपके कुछ फेमस देश रहेंगे, जैसे ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, चेक गणराज्य, ये सारे देश रहेंगे जहाँ से आपको लखनऊ से वीज़ा मिल जाएगा। तो पॉइंट आप याद रखेंगे, BSF ग्लोबल वीज़ा कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? लखनऊ से आप प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, अगली घटना आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के नाम पर दर्ज हुआ एक रिकॉर्ड जो मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए बनाया है। यानी उत्तर प्रदेश में लगातार कोई व्यक्ति सर्वाधिक समय तक या सर्वाधिक दिनों तक अगर कोई मुख्यमंत्री के पद पर रहा है तो उनका नाम है आदित्य योगी नाथ। ये दोस्तों 5 वर्ष 347 दिन तक लगातार इस पद पर रहे हैं। इनसे पहले ये रिकॉर्ड आपके कांग्रेस के एक नेता थे जिनका नाम था डॉक्टर संपूर्णानंद। ये 5 वर्ष 345 दिन तक मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे। तो आपसे पूछ सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पर कौन सा रिकॉर्ड दर्ज हुआ है? तो सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री के पद पर रहने का रिकॉर्ड। आगे बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने कि श्रेयस हरीश, आप यहाँ पर एक नाम देख पा रहे होंगे, श्रेयस हरीश 10 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेश सम्मेलन 2023 के दौरान सबसे युवा मोटर बाइक रेसिंग में श्रेयस हरीश को सम्मानित किया है। याद रखेंगे सबसे युवा मोटर बाइक रेस में श्रेयस हरीश को सम्मानित किया गया है। ठीक है, बेंगलुरु निवासी हरीश को विश्व रेस क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय भी बने हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि इनका संबंध किससे है या इनका क्षेत्र पूछ सकता है, इन्होंने हाल ही में कौन सा कहाँ पर कौन सी रेस जीती है? तो लखनऊ में जो रेस आयोजित की गई थी वैश्विक निवेश सम्मेलन 2023 के दौरान, उसको इन्होंने जीता है। आगे दोस्तों आपके सामने घटना है कि कलान्वेकोव AK-203 असॉल्ट राइफल। अब इस राइफल के बारे में क्या क्या प्रश्न बन सकता है कि जनवरी 2023 में अमेठी स्थित कोरबा आयोग फैक्ट्री में कलान्वेकोव AK-203 असॉल्ट राइफल का उद्घाटन आरंभ किया गया। यानी अभी आपके कौन से जिले की बात हो रही है? अमेठी जिले की। तो अमेठी जिले में इस राइफल का बनना प्रारंभ हो चुका है। भारत और रूस संयुक्त उपक्रम के माध्यम से इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा इसका उत्पादन किया जाएगा। तो ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि AK-302 असॉल्ट राइफल का जो निर्माण है वो कहाँ पर किया जाएगा? तो याद रखिएगा दोस्तों अमेठी में किया जाएगा। किसके सहयोग से किया जा रहा है? तो भारत और रूस मिलकर इस पर काम करेंगे। आगे बढ़ेंगे अगली गणतंत्र दिवस 2023 में उत्तर प्रदेश की झांकी। देखिए
30 जनवरी 2023 को रक्षा मंत्रालय द्वारा गणतंत्र दिवस 2023 की सर्वश्रेष्ठ झांकी एवं सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ियों के परिणाम जारी किए गए। इस परिणाम में उत्तर प्रदेश की झांकी अयोध्या दीपोत्सव विषय पर झांकी आधारित थी, जिसको तीसरा स्थान दिया गया है। ठीक है, गणतंत्र दिवस 2022 में उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पादन और काशी विश्वनाथ धाम के विषय पर आधारित झांकी को पूरे भारत में प्रथम स्थान दिया गया था। तो याद रखेंगे 2023 में जहां उत्तर प्रदेश की झांकी को तीसरा स्थान दिया गया है, वहीं 2022 में प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश की झांकी रही थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 के पदक विजेता एवं प्रतिभागी तथा 36वें राष्ट्रीय खेल में प्रदेश के पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित। अब देखिए किस किस खिलाड़ी को कहाँ पर सम्मानित किया गया। आदित्यनाथ योगी जी के द्वारा और आपके जो राज्यपाल उत्तर प्रदेश के आनंदीबेन पटेल जी के द्वारा। तो आप देखेंगे यहाँ पर राष्ट्रमंडल खेल 2022 में राज्य के पदक विजेता प्रतिभागियों में जिनमें 14 खिलाड़ियों को शामिल किया, उनमें से 5 करोड़ 30 लाख रुपए पुरस्कृत के रूप में बांटे गए थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की प्रियंका गोस्वामी जिनका एथलेटिक्स से संबंधित है, मेघना सिंह ये क्रिकेटर हैं, दीप्ति शर्मा क्रिकेटर हैं, ललित कुमार उपाध्याय ये हॉकी के खिलाड़ी हैं। ठीक है, इनको रजत पदक जीता था इन्होंने। अन्नू रानी ये आपकी एथलेटिक्स हैं। इस प्रकार कुल खिलाड़ियों को 14 खिलाड़ी थे, जिनमें से 5 करोड़ 30 लाख रुपए प्रदान किए गए थे आदित्यनाथ योगी जी के द्वारा। अगली घटना आपके सामने कि रन फॉर G20 वोकाथन। ये देखिए हेडिंग आपको याद रखनी है, आपसे यहाँ से क्या क्या प्रश्न बन सकता है। तो रन फॉर G20 वोकाथन उत्तर प्रदेश के 4 शहरों जिसमें एक लखनऊ होगा, आगरा, नोएडा और वाराणसी में रन फॉर G20 वोकाथन का आयोजन किया गया। G20 सम्मेलन से जुड़ी 11 बैठकें उत्तर प्रदेश में आयोजित की जाएंगी। इन बैठकों का आयोजन लखनऊ, वाराणसी, आगरा और गौतम बुद्ध नगर होगा। तो ये 4 जिलों में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। चारों का चारों जिले आप याद रखने हैं, रन फॉर G20 वोकाथन बैठक होंगे। आगे बढ़ेंगे अगली घटना पर। सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 का आयोजन 18 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 दूसरे चरण का उद्घाटन किया गया। सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन बस्ती जिले के सांसदों द्वारा वर्ष 2021 में किया गया था। ठीक है, तो याद रखेंगे इसका जो आरंभ किया गया, जो आयोजन किया गया था वो 2021 से किया गया था बस्ती जिले से। ठीक, आगे देखिए सांसद खेल महाकुंभ का समापन 28 जनवरी 2023 को हुआ था। इसका पहला चरण 10 से 16 दिसंबर 2022 के मध्य आयोजित किया गया था। तो आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में सांसद खेल महाकुंभ का कौन सा चरण आयोजित किया गया। तो ये दूसरा चरण था, इससे पहले पहला हो चुका था। इसका आयोजन कहां से किया गया था, तो यह बस्ती जिले से किया गया था। आगे अगली घटना की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए, 41वां रामायण मेला 27 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के द्वारा अयोध्या में 41वें रामायण मेले का शुभारंभ किया गया। ठीक है, तो याद रखेंगे 41वें मेले का शुभारंभ कहाँ पर किया गया, अयोध्या में। किसके द्वारा, आदित्यनाथ योगी जी के द्वारा। इस मेले का समापन 30 नवंबर 2022 को किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार और रामायण मेला समिति के सहयोग से प्रतिवर्ष इस मेले का आयोजन किया जाता है। अयोध्या में रामायण मेले की शुरुआत 1982 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीपति मिश्र जी के द्वारा की गई थी। तो ये चारों के चारों पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगली घटना की तरफ। अगली घटना आपके सामने कि प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नरों की गई है नियुक्ति। तो कौन कौन से शहर हैं, एक तो आपका प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद। इन 3 शहरों में हाल ही में पुलिस कमिश्नरों की नियुक्ति की गई है या पुलिस आयुक्तों की नियुक्ति की गई है। आइए देखिए किस प्रकार प्रश्न बन सकता है कि 25 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा राज्य की 3 नए जिलों में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया है। तो पूछ सकता है हाल ही में कौन कौन से जिलों में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू की गई है, आगरा, प्रयागराज और गाजियाबाद। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है कि उत्तर प्रदेश के ये 3 नए जिले कौन कौन से होंगे, तो प्रयागराज, गाजियाबाद और आगरा होंगे। आगे देखिए आपसे क्या क्या प्रश्न यहाँ से बन सकता है, आइए उस पर भी चर्चा करते हैं। देखिए आगे आपसे प्रश्न बनेगा कि तत्पश्चात रमित वर्मा को प्रयागराज, प्रतिंदर सिंह को आगरा और अजय कुमार मिश्रा को गाजियाबाद का पुलिस नियुक्त किया गया है। ठीक है, इससे पहले भी कुछ क्षेत्र थे जहाँ पर इनका चयन किया जा चुका है, यानी पुलिस कमिश्नर पहले से ही थे। आगे आप यहाँ पर देखेंगे कि इसके अतिरिक्त आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज की नगरीय जनसंख्या 10 लाख से अधिक होने के दृष्टिकोण मंत्रिपरिषद ने इस 3 जनपदों को महानगर क्षेत्र घोषित किया।
जाने के उपलक्ष्य में ये सूचना जारी की गई है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली आप यहाँ पर देखेंगे। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 7 शहरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है, क्योंकि इससे पहले 4 शहरों में पहले से ही थी और 3 शहरों में हाल ही में बनी। तो टोटल शहरों की बात करें तो कितने शहर हो जाएंगे? टोटल 7 शहरों में हो जाएगी। आइए समझते हैं वो कौन कौन से 7 शहर होंगे। तो देखिए 3 तो अभी हमने चालू किए, एक आपका लखनऊ भी पहले था और गौतम बुद्ध नगर भी पहले से था। तो इन दोनों में 2020 में पुलिस आयुक्त प्रणाली चालू की गई थी। 2 जनपद और हैं, आइए उन्हें भी दिखाता हूँ मैं आपको, जिनमें एक होगा आपका देखिए कानपुर, एक वाराणसी और ये 3 नवीनतम हुए हैं अभी हाल ही में, ठीक है, गाजियाबाद, आगरा और प्रयागराज। इस प्रकार कुल कितनी संख्या होगी? तो 7 संख्या हो गई है। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री बुनकर फॉर ऊर्जा योजना, देखिए 25 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा इस योजना को संचालित किए जाने से संबंधित प्रस्ताव मंजूर किया गया था। योजना लागू होने की तिथि 5 वर्ष के लिए रखी गई थी, ठीक है। योजना का क्रियान्वयन यूपी नेडा के द्वारा किया गया था, यूपी नेडा कार्यदायी संस्था के द्वारा किया गया था। इसी क्रम में देखिए आपसे एक प्रश्न और पूछ सकता है कि यहाँ पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पावरफुल बुनकरों को 16 प्लांट की कुल लागत का 75% अनुदान प्रदान किया जाएगा। तो ये भी घटना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ठीक। अगली घटना आपके सामने कि काशी तमिल संगम, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, आपसे पूछ सकता है, ठीक। अगली घटना आपके सामने काशी तमिल संगम, देखिए 17 नवंबर 2022 को 16 दिसंबर 2022 तक कार्यक्रम काशी तमिल संगम का आयोजन वाराणसी में किया गया। आपसे पूछ सकता है काशी तमिल संगम का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका संगम वाराणसी में किया गया था। 19 नवंबर 2022 को इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया था, मोदी जी के द्वारा, ठीक है। कार्यक्रम के दौरान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुस्तक तिरुवनंतपुरम का 13 भाषाओं में विमोचन किया, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। इसका आयोजन शिक्षा मंत्रालय द्वारा एवं अन्य मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं सारे मंत्रालय यहाँ पर ऐड किए गए। आगे बढ़ेंगे। अगली घटना दोस्तों आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये सबसे कंफ्यूज वाली घटना है। कई सारे साथी लगातार कमेंट करके पूछते रहते हैं कि देश में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं। तो दोस्तों आप देखेंगे देश में 53वां टाइगर अभ्यारण्य, याद रखेंगे 53वां बाघ अभ्यारण्य 19 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रानीपुर बाघ, याद रखेंगे रानीपुर बाघ अभ्यारण्य का गठन किया गया, यानी गठन करने की अधिसूचना जारी की गई। रानीपुर बाघ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में स्थित है। यह देश का 53वां बाघ है, याद रखेंगे। ये घटना चक्र की बुक कह रही है ई दृष्टि कि देश में अभी भी 53वां टाइगर रिजर्व बना है। जो लोग गुरु घासीदास को अब आज भी मान्यता देते हैं वो अभी मान्यता नहीं दी गई है। यहाँ पर आपके रानीपुर बाघ को मान्यता दी जा चुकी। तो टोटल कितने अभ्यारण्य बाघ अभ्यारण्य भारत में? तो याद रखेंगे 53 है। उत्तर प्रदेश में कितने हैं? तो 4 हो जाएंगे। रानीपुर बाघ अभ्यारण्य उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्र है, जिसमें बाघ, तेंदुए, फ्लोग रीछ और चित्तीदार हिरण जैसे कई सारे जानवर पाए जाते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। आगे आप यहाँ पर देखेंगे पन्ना टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश में और रानीपुर बाघ अभ्यारण्य एक दूसरे के करीब स्थित है, यानी एक दूसरे के पास पास आते हैं, जो बाघों की आवाजाही के लिए एक महत्वपूर्ण गलियारा माना जाता है। आगे आप यहाँ पर देखेंगे रानीपुर टाइगर रिजर्व से और कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। देखिए आंतरिक क्षेत्र कितना है? तो 230.31 किलो वर्ग किलोमीटर। बफर क्षेत्र कितना है? 299.05 वर्ग किलोमीटर। और संपूर्ण क्षेत्र कितना? तो आप इन दोनों को योग करोगे तो 529.36 वर्ग किलोमीटर। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। अब आपसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने बाघ अभ्यारण्य हैं, तो आइए एक एक करके जानकारी इकट्ठी करते हैं। देखिए मैंने अभी आपको 4 बाघ अभ्यारण्य बताए थे, जिनमें पहला बाघ अभ्यारण्य आपका दुधवा बाघ अभ्यारण्य, ठीक है। इसकी अधिसूचना 2010 में प्राप्त हुई थी। दूसरा अभ्यारण्य आपका अमनगढ़ क्षेत्र, जिसे हम कार्बेट के नाम से भी जानते हैं, 2012 में इसकी अधिसूचना मिली थी। तीसरा आपका पीलीभीत में, जिसकी अधिसूचना 2014 में, और रानीपुर जो अभी हाल ही में बना है वो 2022 में। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में 4 होते हैं और भारत में 53 टाइगर रिजर्व हो जाते हैं। इसी क्रम में एक और देखिए आपके सामने घटना है कि यूपीलेक्स 2022। अब ये क्या है आइए समझते हैं। 15 अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने ललितपुर कला अकादमी लखनऊ, याद रखेंगे ललित कला अकादमी लखनऊ में 12वीं उत्तर प्रदेश डाक टिकट प्रदर्शनी यूलीफैक्ट्स 2022 का उद्घाटन किया। इसकी विषय क्या रहा या थीम क्या रही? तो भारत की समृद्धि, संस्कृति और विकास में उत्तर प्रदेश का योगदान। आगे बढ़ेंगे अगली घटना पर। सर सैयद उत्कृष्ट पुरस्कार 2022। तो दोस्तों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी AMU के द्वारा अमेरिका इतिहासकार या प्रोफेसर बारबरा मैटकॉप को ये पुरस्कार दिया गया है, सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार। अगली घटना आपके सामने है कि पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022। याद रखेंगे दोस्तों 14 अक्टूबर 2022 को इस इंडेक्स में 7वें वार्षिक संस्करण का प्रकाशित किया गया है।
उत्तर प्रदेश को बड़े जिलों की श्रेणी के तहत शामिल किया गया है। इस सूचकांक में उत्तर प्रदेश को गत वर्ष की तुलना में अपने रैंक में सुधार करते हुए 0.5201 के समग्र स्कोर के साथ 12वां स्थान दिया गया है। तो याद रखें दोस्तों, उत्तर प्रदेश का इस रैंकिंग में कौन सा स्थान है? 12वां स्थान है। पहले इसका कितनावां स्थान था? तो इसका स्थान 18वां हुआ करता था। 3 विषयों के तहत उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन अच्छा रहा है। आइए जानते हैं वो कौन कौन से। पहला विषय आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पर दिया गया है आर्थिक न्याय, ठीक है। दूसरा सामाजिक और तीसरा आपका राजनीतिक। तीनों ही न्याय में इसकी रैंक में ठीक ठाक वृद्धि हुई है। आगे देखेंगे लीड्स 2022। अब ये क्या है? तो 13 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने लीड्स सर्वेक्षण के चौथे संस्करण का जो आंकड़े थे वो जारी किए हैं। सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश को स्थल अवरुद्ध राज्यों में वर्गीकृत किया गया है। स्थल अवरुद्ध राज्य वो होते जिनका कोई भी भाग पानी को स्पर्श नहीं करता, समुद्र को स्पर्श नहीं करता, ठीक है। साथ ही उत्तर प्रदेश को अचीवमेंट ग्रेड श्रेणी में रखा गया है। अगला उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2022। अब देखेंगे आप यहाँ पर दोस्तों, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2022 के अंतर्गत 13 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल ने नई इलेक्ट्रॉनिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता रिपोर्ट 2022 जारी की। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को अपनाने में देश के अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करना है। यानी उत्तर प्रदेश को सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक वाहन प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। ये अधिसूचना अगले 5 वर्षों के लिए प्रभावी रहेगी। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। उसके आगे हम बढ़ेंगे अगली घटना की। अगली घटना आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होगी दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है, समाजवादी पार्टी के जो संस्थापक थे मुलायम सिंह यादव, इनका हाल ही में कुछ दिन पहले इनका निधन हो गया है। तो मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का निधन 10 अक्टूबर 2022 को हुआ है। वर्तमान में वह मैनपुरी से लोकसभा सदस्य थे तथा 7 बार लोकसभा के सदस्य चुने जा चुके हैं, ठीक है। तो याद रखना है कि जो मुलायम सिंह यादव जी 7 बार लोकसभा के मेंबर चुने जा चुके हैं। वर्ष 1992 में इन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। आपसे पूछ सकता है कि समाजवादी पार्टी की स्थापना कब की गई? तो 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। वह 3 बार, याद रखेंगे, 1989 से 91, 93 से 95 और 2003 से 2007 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर भी कार्य कर चुके हैं। अर्थात 3 बार वो मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं। आगे आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए और कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। वर्ष 1996 से लेकर 98 के मध्य तत्कालीन प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा और के गुजराल के कैबिनेट में रक्षा मंत्री के रूप में वो कार्य कर चुके हैं। 2012 में इंटरनेशनल ज्यूरी अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया है। तो ये सारी जो खबरें हैं वो आपके मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी के बारे में। तो आप इनको याद रखना है। इनको हाल ही में कौन सा अवार्ड दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। पद्म श्री दिया गया है कि पद्म विभूषण दिया गया है कि पद्म भूषण दिया गया है। ये आप कमेंट करके बताएंगे कि मुलायम सिंह यादव को कौन सा अवार्ड दिया गया है। अगली घटना है कि 36वें राष्ट्रीय खेल 2022, ठीक है। आइए इस पर बात करेंगे। देखिए 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का जो आयोजन था वो कहाँ पर किया गया? तो आप देखेंगे ये उत्तर प्रदेश में किया गया, जिसमें कुल 56 पदक जीते गए थे। 36वें खेल का आयोजन, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के बाबूराम एथलेटिक्स हैं जिन्होंने 35 किलोमीटर पैदल चाल में नया रिकॉर्ड बनाया है। बाबूराम ने 2 घंटे 36 मिनट और 34 सेकंड में पैदल चाल करके ये रिकॉर्ड बनाया है। तो ये भी आपको याद रखना है। मेरठ की पारुल चौधरी, याद रखेंगे, मेरठ की पारुल चौधरी 2 स्वर्ण पदक जीतकर एथलेटिक्स 5000 मीटर में और 3000 मीटर में जीतने में सफल रही, ठीक है। वहीं उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पदक एथलेटिक्स की स्पर्धाओं में जीते गए, जिसमें 9 स्वर्ण पदक सहित कुल 16 पदक जीते गए थे। इसी क्रम में एक घटना और देखिए, भारतीय सड़क कांग्रेस का 81वां वार्षिक अधिवेशन, ये कहाँ पर हुआ है? तो दोस्तों याद रखेंगे ये अधिवेशन आपका लखनऊ में किया गया है। लखनऊ में कहाँ पर? इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर लखनऊ में इसका आयोजन किया गया, 81वां वार्षिक अधिवेशन, ठीक है। इसी बीच एक घटना हो रहा है कि मिशन निरामया, आप याद रखेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के द्वारा FGPGI लखनऊ के कन्वेंशन सेंटर में इस मिशन का शुभारंभ किया गया। मिशन का नाम है मिशन निरामया, ठीक है। राज्य की स्वच्छता प्रणालियों को मजबूत करने और पैरामेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता में बदलाव करने के उद्देश्य से इस मिशन का शुभारंभ किया गया था। तो कुछ घटना और बची हुई दोस्तों उत्तर प्रदेश के ऊपर, वो मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बना दूंगा, ठीक है। एक और वीडियो उत्तर प्रदेश की संपूर्ण घटनाओं को लेकर, जो घटना चक्र की जो ई-दृष्टि बुक आ रही है, इससे संबंधित जो भी उत्तर प्रदेश की घटना बन सकती है उन सभी को हम अगली वीडियो में कवर कर देंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।